नमस्कार साथियों, बीपीएससी एक्सक्लूसिव की एमसीक्यू इंटेंसिव रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। और इसमें हम जो आज की चर्चा का पूरा विषय है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके कुछ प्रश्न हैं जिन पे हम जो है पूरी चर्चा करेंगे। और आपके प्रश्न को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है यहाँ। इससे अगर हम पीवाईक्यू की बात करें तो लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस जो है बीपीएससी ने इससे पूछे हैं, लेकिन वो प्रश्न बहुत बेसिक नेचर के थे और उन प्रश्न को लेकर जो है उन प्रश्नों को भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी विस्तृत चर्चा करेंगे, तो एक तरीके से रिवीजन भी आपको हो जाएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें कुछ हड़प्पन साइट्स हैं और उनके जो रिवर्स हैं उनका नाम आपको बताना है। जैसे पहला है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हम ऐसे ही याद रखते हैं, किसी को थल मिल गया, किसी को जमीन मिल गई तो वो क्या होगा, उसका भोग करना स्टार्ट करेगा। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगपुर, ये रंगपुर जो है मादर भादर के किनारे है। जो अगर किसी को पूरा रंग जानना है, तो अगर वो मदर फादर करने लग रहा है किसी का, तो उस तरीके से हम कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो पूरे अपने रंग में आ चुका है। तो रंगपुर जो है वो मादर फादर जो है वो नदी के किनारे है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दायमाबाद, दायमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसको जो है वो याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे दायमाबाद को? होता है कभी कभार आप भूलेंगे, ऐसे ऐसे नाम है जहाँ की आपको थोड़ा बहुत जो है उस समय क्लिक करे कि ये किस नदी के किनारे है। तो दायमाबाद को दाई माँ से ऐसे याद करो कि दाई माँ क्या है। अगर आप दाई को माँ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके परिवार का हिस्सा है, तो परिवार से प्रवरा याद रख सकते हो। तो दाई माँ जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है। ये बिल्कुल बात सही है। बनावली जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे नहीं है। तो ये जो बात है यही गलत हो जा रही है। तो ये चौथा अगर गलत हो जा रहा है आपके पास, चौथा अगर गलत हो जा रहा है तो आंसर हो जाएगा ए 1 2 3। अब कुछ नदियों के नाम देखते हैं जहां से जो है बहुत अलग अलग जो आईवीसी साइट्स हैं वो स्थित रहे। जैसे कि सिंधु नदी के किनारे जो है वो विकसित हुआ मोहनजोदड़ो। रावी के जो है वहाँ हड़प्पा। घग्गर जैसे कि अभी हमने बताया कालीबंगा। रोपर जो है वो सतलज नदी के किनारे, बनावली घग्गर। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा। रंगपुर भादर मादर के किनारे। सुतका गेंडोर जो है दास्क नदी के किनारे जो है ये है, बलूचिस्तान में है सुतका गेंडोर। आलमगीरपुर जो है वो आपको गाजियाबाद ये मथुरा में मिलेगा। आलमगीरपुर सबसे ईस्टर्न साइड जो है ये आलमगीरपुर है। अगर आप चौहद्दी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशंस की ये करें तो ऊपर में मांद, इधर आलमगीरपुर, दायमाबाद और इधर जो है वो सुतका गेंडोर तक जाता है। ठीक है। मांद जो है वो चिनाब नदी के किनारे है। ये बात बिल्कुल ही क्लियर आपको हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो है वो आपको हड़प्पा की जो है वो टाउन प्लानिंग को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सिर्फ ये ही क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी ने पूछा था कि एक बात बताइए, हड़प्पा की सबसे बेसिक अच्छी फीचर्स कौन सी है? तो वो टाउन प्लानिंग है। अच्छी फीचर्स, ठीक है। सबसे यूनिक फीचर्स थी उसकी टाउन प्लानिंग की जो है, उसका रोड कंस्ट्रक्शन था। ये सारे उसके यूनिक फीचर्स में जो है वो आता है। तो इससे ही इनके टाउन प्लानिंग में ये कहा गया। पहला प्रश्न है कि जो सीटाडेल होता था, सीटाडेल क्या है? सीटाडेल वो जगह होता था जहाँ की प्रशासन का एक व्यक्ति बैठता था। आज के समय में जैसे कि 10 जनपद हो गया, आज के समय में प्रधानमंत्री का घर हो गया, जैसे मुख्यमंत्री का घर हो गया, ये सारी चीजें सीटाडेल के अंदर जो है आप उसको कह सकते हैं। तो उस समय का जो सीटाडेल था वो जो है वेस्टर्न साइड ऑफ सिटी में जो है वो होता था। ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि ये जो बड़े बड़े प्रशासनिक भवन है, प्रशासन के लोग हैं, जो मिनिस्ट्री हैं, वो बड़ा एरिया का एक छोटा भाग जो है ऑक्यूपाई करेगी। तो ये इसने यही कहा कि ये जो गढ़ी है ये सामान्यतः नगर के पश्चिमी भाग में स्थित होती थी और अपेक्षाकृत कम स्थान घेरती थी। तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है। हड़प्पा की जो सड़कें हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि उनकी सड़क जो है वो एकदम ग्रिड पैटर्न में एक दूसरे को जो है वो काटती थी।
एक ग्रिड पैटर्न में सड़कें थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, और बहुत अच्छा जो है वो ड्रेनेज पैटर्न भी इनके पास था, सैनिटाइजेशन की अच्छी व्यवस्था थी। यही कारण हड़प्पा जो है आप देखेंगे ना, वो अपने आप में एक 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 यूनिक तरीके का जो है वो सिविलाइजेशन लगता है। ठीक है, हड़प्पा के अंदर देखो, बीपीएससी ने एक प्रश्न भी पूछ लिया आपसे कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है। ये प्रश्न जो है 70वीं बीपीएससी या 69वीं बीपीएससी में ही था प्रश्न। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, दजला फरात आपने नाम सुना होगा, उस नदी के किनारे वो सिविलाइजेशन जो है वो पनपी। और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से हड़प्पा की जो है वो आपस में बातचीत भी होती थी, ट्रेड भी था उसको, और मेसोपोटामिया के लोग जो है हड़प्पा को जो है वो मेलुहा नाम से पुकारते थे। ये सारी चीजें आपको पता होगी। और मेसोपोटामिया और हड़प्पा में यही बहुत बड़ा अंतर है कि जो लोग ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया से जो है हड़प्पा का विकास नहीं हुआ, वो इस बात का तर्क देते हैं कि मेसोपोटामिया में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से पुरोहित का शासन है। पूरी तरीके से मेसोपोटामिया के जो अगर लिपि की बात करें, बड़े ध्यान से समझो, मेरी मेरी ये जो पूरी चर्चा है बहुत ही ज्यादा आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से अलग कैसे है। कुछ लोग कहेंगे कि इनसे मेसोपोटामिया के ही लोग जो है वो आकर हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो है वो ग्रो कराए। एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया दोनों को का विकास किया, ऐसे भी लोग हैं। जैसे ऐसे लोग में डीडी कोसाम्बी बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने ये कहा कि ये दोनों सिविलाइजेशन जो है वो एक ही व्यक्ति ने जो है वो उनको ग्रो कराए। ठीक है, लेकिन इनके विपक्ष में ये तर्क है कि अगर हड़प्पा की आप जो स्क्रिप्ट है वो देखिए, जिसको ब्रूस्टोफोर्डन स्क्रिप्ट कहते हैं, और जो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट देखिए, तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट चित्रात्मक है, पिक्टोरियल है। वहाँ पिक्चर्स बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट है, आज तक उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया। और अगर हम मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट को देखें तो मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो जो है वो कील नुमा स्क्रिप्ट है। एक तरीके से उसमें पिक्चर्स जो है वो बहुत कम आपको दिखाई देती है। अगर हम मेसोपोटामिया और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में आपको पक्की ईंटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा, ऐसी बातें मेसोपोटामिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हड़प्पा की जो शहर है वो व्यवस्थित है। टाउन प्लानिंग हड़प्पा में बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है, और ये चीज़ें आपको मेसोपोटामिया में नहीं दिखता है। और जब हम टाउन प्लानिंग की चर्चा कर रहे हैं तो हम मेसोपोटामिया की जो है वो चर्चा आपके साथ करते हुए आपकी बातों को पूरे विस्तार से हमने आपको बताया। ये चीज़ें आपको के दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, और बहुत अच्छी बात है ये बात। अगली बात की बातचीत करें कि कह रहा है कि स्टैंडर्ड हड़प्पन ब्रिक्स जनरली मेंटेन्ड रेशियो ऑफ 1:2:4। कह रहा है हड़प्पा में जो ब्रिक्स थी, आपको पता है कि पक्की ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है, और हड़प्पा की जो ईंटें हैं उनका की भी जो साइज है वो मतलब फिक्स है, 1:2:4 है। और जैसे अगर हम बात करें कि घर के लिए ब्रिक्स है, वो घर के लिए ब्रिक्स जो होता था वो होता था 7:14:28, यही है 1:2:4। और वहीं सिटीज के लिए जो है वो, या दीवार बनाने के लिए जो होता था वो 10:20:40 का इस्तेमाल होता था। ये बात बड़े ध्यान से जो है वो आप समझिए। ये सारी चीजें जो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से ये प्रश्न बनाई गई है, वो भी आपको सोर्स दिखाएंगे। लेकिन क्या बात आपने समझी, यानी ऊपर के 3 स्टेटमेंट जो है अब तक हम सही कर पाए हैं। अगली बात है कि हड़प्पाई घरों की जो खिड़की है सामान्यतः रोडों की तरफ खुलती थी, ताकि कि उन्हें अच्छा हवा वायु संचार मिल सके। क्या ये बात सही है? यही बात महा गलत है। ये बात यहीं से फंसाया जाएगा, और इसे ही मैंने प्रश्न का आधार बनाया है कि अगर ये बात आप समझ गए तो आपके पास जो है पूरी गहरी जानकारी हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेकर है। ये 4 नंबर महागलत है। कह रहा है जल निकासी सामान्यतः ढकी हुई होती थी और समय समय पर इसकी सफाई होती थी। बिल्कुल ड्रेनेज पैटर्न इसी तरीके का था, हड़प्पा इसलिए भी जाना जाता है। तो 4 नंबर छोड़ के 1, 2, 3 और 5 सही हैं, और हमारा जो उत्तर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। और यहीं से मैंने आपको बताया है कि आप देखिए कि राइट एंगल पर एक दूसरे को कट करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ है उसके बर्न्ड ब्रिक्स
की क्वालिटी जो 1:2:4 है। साथ ही साथ हमने कहा कि जो सिटी वॉल्स है उसके लिए 10:20:40 था, और जो घर थे, घर के लिए 7:14:28 है। बिल्कुल बात हमने कही। और कोई भी हाउस ऐसा नहीं था जिसकी जो खिड़की है वो सड़क और स्ट्रीट के तरफ खुलती थी, वो गली में खुलती थी। ठीक है, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया क्या? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस को लेकर आप ये इस प्रश्न को देखिए। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस के लोगों को लोहे से तो वो परिचित थे, लेकिन तांबे और कांसे की उपलब्धता के कारण लोहे का कम प्रयोग करते थे। साथियों, ये बात महागलत है। लोहे के को लेकर वो परिचित नहीं थे, लोहे से एकदम जो है वो परिचित नहीं थे। और ऐसा नहीं था कि वो लोहे के नहीं है इसलिए जो है वो तांबे और कांसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल बातें जो हैं वो गलत हैं, भ्रामक हैं। इसको एकदम से दिमाग से हटा देना है। लोहा था ही नहीं। ठीक है, जिस तरीके से घोड़ा, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसको लेकर आपको पता है कि हड़प्पा के लोगों के पास जो है वो घोड़ा के कोई साक्ष्य वहां नजर नहीं आते हैं। हालांकि इसको लेकर बड़े बड़ा विवाद है कि घोड़ा जो है वो उसकी हड्डियां पाई गई हैं हड़प्पा के बहुत अलग अलग स्थानों पे। लेकिन घोड़ा के जो साक्ष्य हैं वो सारे लोग मानते हैं कि वो घोड़ा जो है वो हड़प्पा के लोगों के पास जो है आपको दिखता नहीं है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि जो हड़प्पन सील्स हैं उनमें बहुत सारे जानवर जो है आपको दिखते हैं, लेकिन लायन, लायन आपको नहीं दिखेगा। और ये दोनों प्रश्न जो है बीपीएससी ने आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है वो इतनी ज्यादा गहरी है, इतने ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग में है कि अगर आपने इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुना तो बहुत सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से कहीं दिक्कत होगी। और अंत में जब हम पूरे प्रश्न खत्म करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, एक बार छोटी छोटी चीजें हम समझ भी लेंगे, इनके बेसिक टेनेंट्स कि वो है क्या जिसको कि जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमने मोस्टली आपके प्रश्न बनने जहां से बन सकते हैं उनको हमने प्रश्नों के अंदर ही आपके अंदर रख दिया है, ताकि आप कहाँ फंसेंगे, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि देखिए क्या है कि हड़प्पा के लोगों के पास अगर आप जब जाते हैं उनको देखते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत ज्यादा कांस्य की अपेक्षा बहुत शुद्ध तांबे की वस्तुएं जो है आपको हड़प्पा से बहुत मिलती है। मतलब एकदम प्योर जो कॉपर आर्टिफैक्ट्स है हड़प्पा के लोगों से के पास से अधिक मिलती हैं। और जो आपको ब्रॉन्ज जो होता है, जो मेटलर्जी की बातें हैं कि मतलब वो आपको बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, तो क्या ये कहना उचित होगा, क्या ये हम ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग जो है वो अपेक्षाकृत पिछड़ी धातु क्रम परंपरा को दर्शाती है? क्या ये कह सकते हैं कि वो लोग स्किलफुल नहीं थे? क्या ये कह सकते हैं कि उनको जो है वो ब्रॉन्ज बनाना नहीं आता था? ये एकदम नेसेसरली ही वो जो है ऐसा कह सकते हैं क्या? जैसे कि मान के चलो आज के समय में आपके पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हमारी माता जी हैं, आपके आसपास के लोग हैं, अब वो साड़ी पहनती है, लेकिन लड़कियों के लिए पहनने के लिए बहुत सारी जो है वो वस्तुएं हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सारे जो है वो उनको पता ही नहीं है ट्रेडिशंस क्या होता है, उन बेवकूफ थे वो? इस तरीके से जो चीजें हैं ना, जो नेसेसरली है, सोलली है, वनली है, ऐसे सब शब्द जो है वो यूपीएससी इस्तेमाल करती है कि आपके जो है वो दिमाग को चेक करने के लिए। अब बीपीएससी भी ऐसा इस्तेमाल कर सकता है। दैट्स वाई हमने इस प्रश्न को बनाया। अब देखिए यहाँ कि हमने यहाँ लिखा है नेसेसरली, अनिवार्य रूप से। जैसे ही आप अनिवार्य रूप से ऐसे शब्द को देखेंगे वहीं इसको काटने की कोशिश कीजिए कि ये गलत, एकदम मोस्ट चांसेस है कि ये गलत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आपने समझा? और बहुत विस्तार से समझा, एकदम से बहुत अच्छे से आपको समझनी है। देखिए, और ये प्रश्न जो है आपको यहीं से बना है। आप देखिए कि कॉपर और ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीजें उनको पता था, सारा मेटल पता था, लेकिन आयरन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। बट आयरन वाज नॉट नोन टू देम। ठीक है, आप एक बात ये भी देखेंगे कि बहुत सारे प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स उनको मिले एलॉय से ज्यादा,
ब्रॉन्ज से ज्यादा उनको मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे। उस समय का कल्चरल प्रेफरेंस दूसरा था। जैसे कि अगर हम आजादी के आंदोलन की बात करें तो वहां लोग खादी का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो क्या हम कहेंगे कि वो पिछड़े लोग हैं? ऐसा नहीं है। उस समय कल्चरल प्रेफरेंस अलग है। ठीक है। हड़प्पन जो है वो आप देख पाएंगे कि रेलिस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड पे थे। फिश ईटिंग कॉमन था वहाँ। हड़प्पन लोग ऐसे नहीं थे कि मतलब पूरे वेजिटेरियन हैं और एकदम से पशु हिंसा के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और वहाँ आप हड़प्पा को लेकर और भी मैं चीजें बताऊंगा आपको। मैंने कहा कि आपको जो रिवाइज कराएंगे, हड़प्पा में आप देखेंगे कि जो मातृशक्ति है उनकी पूजा, फर्टिलिटी की पूजा जो है वो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। तो इस बात से लोग कहते हैं कि हड़प्पा जो है एक मातृसत्तात्मक जो समाज हड़प्पा में दिखता है। और टेम्पल के कोई साक्ष्य हड़प्पा में आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि प्रकृति पूजा होती थी, लेकिन कोई जो एक पूरी तरीके से कहें टेम्पल, तो उस तरीके का साक्ष्य आपको हड़प्पा में मिलने से रहा। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हड़प्पा के लोग जो स्क्रिप्ट है उसको ब्रूस्टोफ्रेडन स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी कि एक तरफ जो है जब आप लिखते हैं, फिर वो जो लाइन है अगली अगली लाइन जो है वो उलट जाती है। इसी को जो है ब्रूस्टोफ्रेडन स्क्रिप्ट कहते हैं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जो है लिखने को ब्रूस्टोफ्रेडन स्क्रिप्ट कहते हैं। ये सांप वाली जो है वो लाइन आप कह सकते हैं, ब्रूस्टोफ्रेडन स्क्रिप्ट। देखो, मैंने आपके लिए जो है बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस तैयार करे हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आपको लगता है कि अरे यार बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, वो तो पूछेगा कि बताइए कि सबसे ज्यादा हड़प्पा की खोज कब हुई। आप कहेंगे 1921 किसने किया, तो राम की दया से जो है हड़प्पा की खोज होगी, दयाराम सैनी। ऐसे प्रश्न पूछेगा बीपीएससी। अब ये वो जमाने गए। बीपीएससी अब बहुत ही ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस जो है वो पूछने पर विश्वास कर रहा है। आप देखिए, और क्वालिटी क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। और ये क्वेश्चंस आएगा तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो है वो क्वालिटी होता है जब आप प्रैक्टिस क्वालिटी कर कर जाते हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा और उसके पतन को लेकर जो है कहानी आप अगर जान रहे हो तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हड़प्पा जो है वो आर्यन इन्वेजन के कारण जो है हड़प्पा जो है वो खत्म हुई। तो हड़प्पा को के खत्म होने को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो है बयान दिए हैं। यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि बाह्य और आर्यों के आक्रमण के कारण जो है हड़प्पा खत्म हुआ है। इसमें जो है वो गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर जैसे लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो यानी आर्यन इन्वेजन्स वाली बात जो है ये बिल्कुल सही है। यानी कि इनका ये कहना है कि जो बाहरी लोग हैं वही आकर जो है हड़प्पा को खत्म करते हैं। लेकिन एक बात, ऐसे प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं तो वहां थोड़ा एक लॉजिक जो आपको लगा सकते हैं, वो क्या लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे ही इंडियन हिस्टोरियंस की बात आएगी तो वो क्या करेंगे, वो इस बात को नेगेट करने की कोशिश करेंगे कि कोई बाहरी आके जो है इनको हड़प्पा को जो है वो खत्म कर रहा है। नहीं, वो या तो फ्लड को जो है वो क्या करेंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे, कोई नेचुरल क्लाइमिटी को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराएंगे, या ऐसा बताएंगे कि कंटिन्यूसली किसी कारण बस जो है वो ये खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो मतलब आप देख पाएंगे कि एक तरीके से जैसे बहुत सारे, अगर 64th बीपीएससी को अगर आप देखें तो उन्होंने 64th बीपीएससी ने तो एक तरीके से आपसे पूछ लिया कि आईआईटी कानपुर ने भी एक जो है वो खोज की और उसमें ये पता चला कि लो रेनफॉल के कारण जो है हड़प्पा जो है उसका पतन हुआ। तो ये कितने दिनों तक जो है वो लो रेनफॉल के कारण जो है हड़प्पा का पतन हुआ, तो इसमें 900 वर्ष तक का जो है वो रेनफॉल था। आपने 64th बीपीएससी अगर 2018 के प्रश्न को देखेंगे तो वो इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया था, कुछ ऐसा। ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर ने जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का कारण खोजा था। ठीक है। तो जिसमें कि 900 वर्ष जो हैं उन उस वर्ष जो है कम रेनफॉल होने के कारण हड़प्पा जो है वो खत्म हुई। ये बात जो है वो आईआईटी खड़गपुर कह रहा है। तो यानी हमारा जो अपने लोग हैं वो कभी बाहरी आक्रमण को जो है वो नेगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम कहें कि बाढ़
बाढ़ से जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। ये बात कौन कहा होगा? ये आर एस राव कहे होंगे। ये वही आर एस राव हैं जो लोथल का खोज करते हैं। ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि नदियों के कोर्स चेंज होने से जो है हड़प्पा खत्म हुई, ये बात कौन कहा होगा? ये माधव स्वरूप वत्स कहे होंगे। ठीक है। तो मतलब आप देख पाएंगे कि हालांकि कहने वाले ऐसे नेचुरल क्लैमिटी को लेकर कहने वाले लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स भी होंगे, वो अमेरिकन भी होंगे, वो यूरोपियंस, बहुत सारे जो वाइट लोग भी होंगे, लेकिन अपने लोग जो हैं हमेशा ये इस बात को जो है वो बचाते हुए नजर आएंगे। अब आइए, अब क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से देखते हैं। एक है कि कहा गया कि क्लाइमेट चेंज इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस के कारण जो है वो अ, आपको देखेगा कि हड़प्पा की जो है वो खत्म होता हुआ नजर आता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो ये बात इन्होंने सही कही। हालांकि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है वो एक चीज जो है ओरल स्टाइन भी थे जिन्होंने ये बात कही। आइए इसको लेते हैं एक बार। आर्यन इन्वेजन की बात हमने व्हीलर गॉडसन और गार्डन चाइल्ड की भी बात की। हमने कहा इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस जो है वो फेयर चाइल्ड जैसे लोग के कारण जो है आप इनको कह सकते हैं इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस। इन्होंने कहा चेंज इन रिवर्स कोर्स, हमने कहा कि रिवर कोर्स में जो चेंज हुआ इसको लेकर जो है एम एस वॉट्स, माधव स्वरूप वत्स, डेल्स और लैम्ब्रिक ने ये बातें कही। लो रेनफॉल, इसी को लेकर आईआईटी खड़गपुर ने भी कहा कि 900 वर्ष तक जो है कम बारिश हुई, इस कारण से ये खत्म हुआ। तो स्टेन स्टेन ने लो रेनफॉल की बात कही। ये एस आर राव जो है उन्होंने फ्लड की बात की, मैके ने फ्लड की बात की। अर्थक्वेक की बात जो है राइक्स और डेल्स ने की। ड्राइंग ऑफ घग्गर इंक्रीजिंग एरिडिटी, मतलब कि बहुत घग्गर तो सूख गया और एरिडिटी बढ़ने लगी, कि मतलब कि शुष्क मौसम बढ़ने लगे। ये बात कौन कहेंगे? डीपी अग्रवाल और सूद कहेंगे। नेचुरल क्लैमिटी आ गई, के आर कैनेडी ने कहा। ठीक है। तो पारिस्थितिक असंतुलन की बात जो है वो फेयर चाइल्ड की बात जो है वो बात आप देख पाएंगे। इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, ये फेयर चाइल्ड, फेयर सर्विस जिसको कहेंगे, इन्होंने ये बात कही। ड्राइंग ऑफ घग्गर और इंक्रीज एरिडिटी, ये बात तो इंडियंस किसी ने कहा है, डीपी अग्रवाल और सूद ने कहा है। अर्थक्वेक की बात जो है के आर कैनेडी ने कहा था, ये बात बिल्कुल गलत है। अर्थक्वेक की बात जो है के आर कैनेडी ने नहीं कहा था। के आर कैनेडी ने तो नेचुरल क्लैमिटी की बात कही थी। अर्थक्वेक की बात जो है आर एंड डी ने कहा था, राइक्स एंड डेल्स ने ये बात कही थी। क्लियर है आपको? थोड़ी ये इसमें जो है आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको जो है अपने आप को बताना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा। और यही समझ से जो है हम आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, और पूरी तरीके से आप देख पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम पहुंच चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे इस चैप्टर में। क्यों मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्योंकि यूपीएससी ने एक एक तरीके से पहले प्रश्न पूछ लिया इसके साइड्स को लेकर। ठीक है। तो यूपीएससी को एकदम हु बहू कम से कम कहो कि 30-40% जो है बीपीएससी फॉलो करती है। तो इसमें आपसे अलग अलग साइट्स दिए गए हैं और उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आपको सोरतुघई आपसे पूछा जा रहा है, ये कहाँ है? बलूचिस्तान में है सोरतुघई। मानदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद जो है वो आपको मेरठ वाला इलाका, दायमाबाद तो ये यहाँ आएगा ना, महाराष्ट्र में। और सुतका गेंडोर जो है वो उस तरफ आएगा। सुतका गेंडोर जो है वो ये बलूचिस्तान वाला एरिया, तो मतलब सोरतुघई और सुतका गेंडोर उधर वाला ही एरिया आएगा। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनको नॉर्थ से साउथ जो है आप एक तरीके से बनाइए। तो सबसे पहले अगर मुझे इसको बनानी है, मैं इस क्वेश्चंस को बनाऊंगा, मैं इसलिए इजी तरीके से बनाऊंगा क्योंकि मैंने मांद देख लिया है। अगर मैंने मांद देख लिया तो मांद सबसे नॉर्थ में है। ठीक है। तो मांद ही पहले होगा, तो अगर मांद पहले होगा तो यह क्या ये बी कट जाएगा, क्या ये डी कट जाएगा? क्योंकि दो तो होगा नहीं, सबसे नॉर्थ में मांद है। और सबसे नीचे की बात करूं तो सबसे नीचे की बात जो है वो दायमाबाद है। अगर आप
पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर चहद्दी की को पढ़ते हैं तो सबसे नीचे दायमाबाद है, साउथ में, एकदम साउथ में दायमाबाद है। तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो एक सबसे शुरुआत में और तीन सबसे अंत में जो है वो होनी चाहिए, ये होगा आंसर। ठीक है, एक, नहीं नहीं नहीं, ओ गलत 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 हो गई। क्लियर ऑल। देखो मान तो दो है ना, मान तो दो है, तो दो यानी ए और सी नहीं हो सकता। दो शुरुआत में है और तीन जो है वो अंत में है। तो यानी बी होगा आंसर, बी इज योर आंसर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कहाँ गलती कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी हमने टिक करने में गलती करा था, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हमारे पास पूरे थे लेकिन टिक करने में भी हम गलत कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आपने, आपके पास दो जानकारी थी, अगर हम मांद और दायमाबाद को ही समझ लें तो हम इस क्वेश्चंस को पूरा कर सकते थे। आइए हम कुछ जानकारी आपके सामने और जो है वो साझा करते हैं। यहाँ देख लो कि अगर हम मांद की बात करें तो ये जो है वो मांद है। ठीक है, और अगर हम बात करें दायमाबाद की तो ये है दायमाबाद। ठीक है, और अगर हम बात करें सुतका गेंडोर की तो ये वाला है सुतका गेंडोर। ठीक है, और इसी इलाके के आसपास जो है वो सौरतुघई भी है, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें, एक चीज आपको एक्स्ट्रा जानकारी आपके सामने जो है हम लेकर आए कि अगर हम सुतका गेंडोर को देखते हैं, सुतका गेंडोर को देखते हैं तो वो 1927 में इसको ओरेन स्टाइन ने खोज किया था और ये दास्क नदी के किनारे है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, सुतका गेंडोर को पढ़ा है। एक चीज और भी देखिए, और सुतका गेंडोर और सुरकोटदा जो है वो आप देखिए, सुरकोटदा हमने यहाँ देखा था, सुरकोटदा जो है जोशी ने खोजा था ना सुरकोटदा, यही है, यहाँ यहाँ देखो सुरकोटदा, ये वाला एरिया है, ये वाला है सुरकोटदा। ठीक है, तो चारों आपको पता है। अच्छा चलिए, हमने क्या किसके लिए ये आपको बुलाए, एक चीज समझिए, क्लियर है। अब हम एक कुछ चर्चाएं आपके सामने करते हैं, जो साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा हम करेंगे आपके साथ। जैसे कि हम एक साइट्स की बात करते हैं, कालीबंगन। कालीबंगन से बीपीएससी को ऐसा प्यार है कि कोई एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जिससे कालीबंगन से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। मतलब कि हमेशा ही अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर वो पूछेगा तो पहले नंबर पे वो कालीबंगन को रखता है और दूसरे नंबर पे लोथल। ये जो दो को जो है ना, ये मतलब अल्टरनेट में उसका चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे ही जैसे कि अगर अब अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो उनमें सबसे पहले उसकी बौद्ध संगति से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अल्टरनेट ईयर्स में बौद्ध संगति से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से कालीबंगन से जो है क्वेश्चन उसका पूछना लाजमी है। अब देखिए कालीबंगन से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो आपको कालीबंगन से मिलता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगन से मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगन से जो है 7 एल्टार मतलब कि और अग्नि पूजा, ये सारी चीजें जो हैं वो उनके साक्ष्य आपको मिलते हैं। अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं भूकंप का जो पहला साक्ष्य है वो भी कालीबंगन से ही मिलता हुआ नजर आएगा आपको। साथ ही साथ, और ये सारे जो चीज मैंने लिख रखी हैं वो बीपीएससी या यूपीपीसीएस या आरएएस में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, किसी भी पीसीएस में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, दैट्स वाई ये जो है पूरी पूरी तरीके से मैंने लिख के आपको बताया है। साथ ही साथ नाली के निर्माण में पहली बार लकड़ी का प्रयोग भी आपको कालीबंगन में ही दिखेगा। कालीबंगन में आपको ये दिखेगा कि ये जो सीटाडेल के नीचे वाली एरिया है जहाँ की आम पब्लिक रहती है, उस पब्लिक को, उस एरिया को भी जो है वो दुर्गीकृत किया गया है। तो ये जो आप देख पाएंगे कि प्राचीर के निचले भाग के नगर को भी जो है वो घिरे होने का भी साक्ष्य आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और भी आप बस बात समझिए कि जो मृण पट्टिका है उस पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता के साक्ष्य आपको यहीं से मिलेंगे। जो फंसाया आपसे जाता है, जो आपसे को फंसाया जाता है कि वो टेरिकोटा के हल का प्रयोग, ये बीपीएससी ने कम से कम
2 बार क्वेश्चंस पूछा, बीपीएससी ने भी, यूपीएससी ने भी, और आई थिंक कि एक और आयोग है जिसने इसको पूछा। टेराकोटा के हल का प्रयोग ये 2 जगह से आपको मिलता है, कालीबंगा से और बनावली से। ठीक है, तो इसका आंसर अगर कालीबंगा और बनावली दोनों हो तो दोनों मारेंगे। ठीक है, ये बात बड़े ध्यान से रखना, दैट्स वाई मैंने इसको जो है वो अपने पूरे डिस्कशन का हिस्सा बनाया। बात क्लियर है? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, हालांकि ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य तो बहुत जगह ही मिलेंगे। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि राजस्थान वाला एरिया में तो बहुत जगह ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलेंगे। मिट्टी के ईंटों के चबूतरे के साक्ष्य बिल्कुल मिलेंगे। इसके बाद हम बातचीत करें किसके बारे में, इसके बाद हम बातचीत करें लोथल। साथियों, लोथल को जो है वो मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। किसमें पूछा गया था? सीडीपीओ में पूछा गया था, आई थिंक 2018 में। तो लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, ये बात दिमाग में रखना है। हाथी के दांत का पैमाना आपको लोथल से मिलता है। वहीं एक पैमाना आपको जो है वो मोहनजोदड़ो से भी पैमाना मिलता है। ठीक है, तो पैमानों की बात करेंगे तो हाथी के दांत का पैमाना जो है वो कहां से मिल रहा है आपको? लोथल से। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि लोथल में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कि इसमें पक्की ईंटों का निर्माण, जिसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है, गोदीवारा का साक्ष्य मिलता है। लोथल में ही आपको एक चित्र मिलती है, यहां से एक चित्र, एक भांड पर एक चित्र मिलती है, एक पोट्री पर एक चित्र मिलती है, जिसपे कि चालाक पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का जो हम कहानी सुनते हैं, ये जो लोक कथा सुनते हैं, वैसे ही कुछ चित्र जो है वो चालाक लोमड़ी का चित्र जो है वो लोथल के उस पोट्री से मिलती है। साथियों, धौलावीरा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। ठीक है, ये बात बड़े ध्यान से समझना है। धौलावीरा एक ऐसा मतलब कि साइट है, एक ऐसा साइट है जहां जल प्रबंधन का जो है वो साधन आपको दिखता है। मनहर और मनसर आपने नाम सुना होगा, वहां आपको ऐसी चीजें दिखती हैं। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि पहली खगोलीय वैधशाला जो है वो भी आपको धौलावीरा में मिलेगा। और अगली बात धौलावीरा को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कम से कम 3-4 बार जो है वो पीसीएस ने पूछ लिया है, कि पहली शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण भी आपको धौलावीरा में ही देखने को मिलेगा। ये जो हो गए बेसिक प्रश्न है, और अब तक की जो जानकारी है उससे हमने लगभग 50 से 70% जो है वो पूरे चैप्टर्स को जो है वो समझ लिया। 70% हमने पूरे चैप्टर को समझ लिया है साथियों, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत जो है आपसे चर्चा करें, थोड़ी बहुत और भी विस्तार से थोड़ी चर्चा करें, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या आपसे मैं पूछूं, बड़े ध्यान से सब सारे लोग जवाब देंगे, सारे कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा हूं, सारे लोग जवाब देंगे कि क्या अगर मैं बात करूं कि आयात आयात कहाँ से करते थे, और मैं सारी चीजें जो हैं आपको बताऊंगा और आपको बताना है कि आयात कहाँ से करते थे। अगर मैंने कहा टीन, टीन जो है वो आयात जो है ये लोग कहाँ से करते थे, तो टीन में इन आ रहा है, इन मतलब ईरान। ठीक है, टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से जो है वो टीन का आयात करते थे। अच्छा, मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, रुको रुको, आपसे पूछ रहा हूँ, लाजवर्त बताइए, लाजवर्त जो है लैपिस लजूली, वो कहाँ से जो है ये लोग जो है वो एक तरीके से करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो ये बदखां अफगानिस्तान मेसोपोटामिया बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे आपसे पूछ लें कि चांदी बताइए, चांदी कहाँ से जो है इंपोर्ट करते थे, जल्दी से बताओ। चांदी, चांदी भाई ईरान और अफगानिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेल खरी आपसे पूछ लें कि सेल खरी कहाँ से जो है वो इंपोर्ट करते थे। सेल खरी का बहुत उपयोग आपको देखने को मिलेगा भाई, सेल खरी का बहुत उपयोग आपको देखने को मिलेगा। सेल खरी जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान और बलूचिस्तान, गुजरात, यस 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 कह सकते हैं। एक चीज जो आपसे मुझे चर्चा करनी है कि मोहर जो सील है, सील, ठीक है, बड़े ध्यान से समझो सील को लेकर।
कि लगभग मोहर जो है बहुत अधिक मात्रा में मिली है। 2500 से अधिक मोहरें जो हैं आपको मिली हैं और ये मोहर के अलग-अलग जो है वो रूप हैं। कुछ मोहरें आयताकार हैं, वर्गाकार हैं और मोहरें अलग-अलग डायमेंशंस की मिली हैं। ऐसा नहीं है कि और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मोहरें किसी एक ही वस्तु से बनाई गई हैं। बहुत सारी मोहरें अलग-अलग चीज़ों से भी बनाई गई हैं और इन मोहर मिलने का ही ये आप कह सकते हैं कि मोहर मिलने से ये बात प्रतीत होता है कि ये कहीं न कहीं एक जो है व्यापार का साधन रहा होगा, करेंसी के रूप में ये काम कर रहा होगा। हालाँकि यहाँ बार्टर एक्सचेंज ही चलता था, लेकिन करेंसी के रूप में काम कर रहा होगा। ये बातें आपको बड़े ध्यान से समझना है। आपसे अगर मैं ये पूछ लूँ कि क्या सिक्के आपको मिलते हुए दिखते हैं क्या? आप आप कहोगे कि बिल्कुल, ये जो मोहर थे ये सिक्के ही हैं एक तरीके से, ठीक है? और इन मोहरों पे इस मोहर से ही भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इस सील से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे कि इन मोहर पे जो है वो हमने पहले भी एक प्रश्न जो बीपीएससी ने पूछा है वही आपसे मैं कह रहा हूँ। इस पे जो है भैंस है, बाघ है, बकरी है, हाथी है, लेकिन लायन नहीं है। ठीक है? ये बात बहुत ही ध्यान से समझना है मोहर पे, ठीक है? मोहनजोदारो से जो एक पशुपति सील मिली है, आप देख पाएँगे। फिर गणेश की जो है वो चित्रण आपको दिखाई देगा, ठीक है? अगर हम बात करें कि लोथल और देसलपुर से लोथल और देसलपुर से जो है वो तांबे की मुद्राएँ मिली हैं, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आप कह रहे हो कि मेसोपोटामिया से व्यापार होता था और मेलुहा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को कहा जाता था। तो व्यापार के लिए पोर्ट क्या थे? क्या इंडस वैली सिविलाइजेशंस के पास कोई पोर्ट थे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल उनके पास पोर्ट थे। इन पोर्ट्स में लोथल जो है आपको बड़े ध्यान से दिखाई देगा। लोथल बड़ा पोर्ट्स आपको दिखाई देता है और लोथल जो है वो एक ज्वारीय बंदरगाह था। ठीक, टाइडल पोर्ट था लोथल। ठीक है, उसके बाद प्रभास पाटन भी पोर्ट है, रंगपुर भी पोर्ट है, बालाकोट है, सुतका गेंडोर है। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स आपको जो है उनकी चर्चा मैंने आपसे करी और मैं ये आपको एक बात कह दे रहा हूँ कि इनसे ज़्यादा आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे नहीं और जितने प्रश्न हमने आपको कहा है उतने ही प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। मैंने अच्छा कुछ एक जो चर्चाएं आपसे कर लूँ उसके बाद जो है हम अपनी जो है इस पूरी चर्चा को जो है विराम देंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बताएं कि हड़प्पा कालीन जो लोग हैं इनके अंदर अपने आप को ये दफनाते कैसे थे ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये दफनाते अपने आप को 3 तरीके से थे। एक कंप्लीट बूरियल कि एक तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को जो है वो कॉफिन में रख के जो है वो जैसे मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। एक होता था कि मतलब कि पूरी तरीके से जो है वो जंगल में छोड़ देते थे लाश को, मतलब पूरे अगर कोई मर गया तो वो पूरे जो लोग हैं चील कौवा वो सारे खाएं। और एक होता था कि वो क्रीमेटेड करते थे कि जैसे हिंदू समाज के अंदर और सारे समाज के अंदर जो है जलाया जाता है उस तरीके से ये 3 पैटर्न आपको दिखता है। आपसे ये कहा जाएगा कि एक बात बताइए कि R37 जो समाधि है वो कहाँ से मिला है? R37 समाधि जो है वो कहाँ से मिला है? तो आप क्या कहेंगे? सर ये मोहनजोदड़ो से जो है R37 समाधि मिला है। ये बात बड़े ध्यान से आप समझें। सील की जहां तक बात करें यहां से क्या प्रश्न आ सकता है? देखो सील जो है सील सबसे अधिक सील जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे अधिक सील कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर हम ये कहें कि सबसे अधिक अभिलेख वाली सील कहां से मिली है तो वो जो है वो मिली है हड़प्पा से। अभिलेख वाली सील सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है और सबसे अधिक